गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 16 स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होती है वाटर हार्वेस्टिंग? कोई भी बहता हुआ पानी है जो वेस्ट हो रहा है, तो उसे स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे वाटर हार्वेस्टिंग होती है। सिंपल वर्ड्स में कहें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनी रन ऑफ वाटर। कोई भी बहता हुआ पानी है जो वेस्ट हो रहा है, उसे स्टोर करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनी रन ऑफ वाटर। कोई भी बहता हुआ पानी है, उसे स्टोर करने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑफ वाटर इज़ रेन वाटर। जो रन ऑफ वाटर का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो लगभग वेस्ट ही हो जाता है, तो वो क्या है? रेन वाटर। तो इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, यानी इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज़ ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन के दौरान यूज़ करने के लिए, यानी रेन वाटर को यूज़ करने के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम ड्राई सीज़न जो हो, गर्मियाँ हो, तो हम इसका यूज़ कर पाएँ, क्योंकि उस टाइम नॉर्मली बारिश कम ही होती है। फ्लड वाटर्स फ्रॉम लोकल स्ट्रीम्स कैन बी कलेक्टेड। जो बाढ़ का पानी होता है वो स्थानीय उप धाराओं के द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है। एंड स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड, और ज़मीन के नीचे उन्हें स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट वी सी दैट देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो, वाटर इज़ ओनली सब्सटेंस ऑन द अर्थ दैट एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर जो है ना, वो एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो अर्थ पर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में भी होता है, ये आइस की फॉर्म में फॉर एग्जांपल सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में भी, और गैस की फॉर्म में भी वाटर एग्जिस्ट करता है हमारी अर्थ पर। वाटर इन इट्स नेचुरल फॉर्म इज़ लिक्विड। अपनी जो नेचुरल फॉर्म है जो वाटर की, वो क्या है? लिक्विड है। आइस इज़ सॉलिड। जो आइस की फॉर्म है वाटर की, वो सॉलिड फॉर्म है। एंड वाटर वेपर इज़ गैस। और जो वाटर के वेपर्स होते हैं, वाष्प होते हैं, वो गैसेस फॉर्म होती है वाटर की। द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। ये जो 3 फॉर्म है वाटर की, वो इंटरचेंजेबल होती है। आइस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इन तीनों फॉर्म्स ऑफ वाटर को इंटरचेंज किया जा सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज़ वाटर चेंजेस इट फॉर्म ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। या हम ये कह सकते हैं कि वाटर को हीट करके या कूल करके हम इसकी स्टेट में चेंज ला सकते हैं। जैसे कि वाटर लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम उसे कूल कर दें तो वो आइस बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और अगर लिक्विड फॉर्म को अगर हम गर्म कर दें तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उसकी स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, हीट करके या फिर कूल करके। तो देखो, इट चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग। जब हम इसे कूल करते हैं तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इट चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग। जब वाटर को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है? सॉरी, वाटर को नहीं, आइस को। आइस को जब हम हीट कर दें, गर्म कर दें, तो ये फिर से पानी बन जाएगी। यानी कि पानी जो हमने लिया उसे ठंडा किया तो आइस बन गई, यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। उसे गर्म कर दिया तो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग। जो अब हमने जो पानी है लिक्विड फॉर्म में, उसे अगर हम हीट कर दें तो वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसके वाष्प बन जाएंगे। वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग। और जो वाटर वेपर होते हैं वो फिर से वाटर में चेंज हो जाएंगे अगर हम उसे ठंडा कर दें तो देखो, ये सॉलिड फॉर्म है, इसे गर्म करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, और गर्म करेंगे तो ये वाटर वेपर बन जाएंगे। इसे कूल करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, वाटर वेपर्स को कूल करेंगे तो लिक्विड, इसे और कूल करेंगे तो ये आइस बन जाएगा। यानी कि ये तीनों जो स्टेट्स हैं ना, वो इंटरचेंजेबल होती हैं। इन्हें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आसानी से चेंज किया जा सकता है, या तो हीट करके या फिर कूल करके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर ए यूनिवर्सल सोलवेंट।
वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो अपने अंदर किसी और सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकती है, घोल सकती है। जैसे कि पानी मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, घोल लेता है। जैसे कि शुगर हो गई, चीनी हो गई, मिल्क, चॉक पाउडर, फिटकरी, बेकिंग सोडा, साल्ट, इन सभी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है ना। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। सॉल्वेंट का मतलब जो चीज़ अपने अंदर किसी और चीज़ को घोल सके। वाटर इज़ कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व मैनी सब्सटेंसेस इन इट, क्योंकि ये अपने अंदर काफ़ी सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर सकता है, घोल सकता है। सम सब्सटेंसेस दैट easily get dissolved in water are sugar, salt, milk, chalk powder, alum, बेकिंग सोडा एक्सेट्री। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो सकते हैं, वो क्या है? शुगर, चीनी, साल्ट नमक, मिल्क दूध, चॉक पाउडर, एलम यानी फिटकरी, या फिर बेकिंग सोडा। ये सब चीज़ें पानी के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो सकती हैं। सिर्फ यही चीज़ें नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। रिमेंबर द फॉलोइंग टर्म्स। एक तो है सॉल्वेंट और एक है सोल्यूट। सॉल्वेंट मतलब लेट्स सपोज हमें बनानी है शिकंजी बनाते हैं, जैसे हम तो पानी लेते हैं ना, पानी के अंदर चीनी डालते हैं, तो ये जो पानी है इसने चीनी को अपने अंदर घोल लिया ना, तो ये तो है सॉल्वेंट पानी। और जो चीज़ घुली है वो क्या है? सोल्यूट है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? ए लिक्विड इन विच सब्सटेंस कैन डिज़ोल्व। एक ऐसा लिक्विड, सॉल्वेंट क्या है? एक ऐसा लिक्विड है जो अपने अंदर सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकता है, यानी जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस घुल सकता है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। और सोल्यूट किसे बोलेंगे? जो घुलेगा, जैसे चीनी घुली ना, तो वह सोल्यूट है। ए सब्सटेंस दैट गेट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड। एक ऐसा सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो सकता है लिक्विड में, उसे बोलते हैं सोल्यूट। अब सॉल्यूशन क्या होता है? आपने पानी में चीनी को घोल दिया, तो अब जो मिक्सचर मिला ना आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट का, उसे बोलते हैं सोल्यूशन। द मिक्सचर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट इज़ कॉल्ड अ सोल्यूशन। अब जैसे कि शुगर है वो सोल्यूट है, और वाटर है जो सॉल्वेंट है, और इनको घोलने के बाद में जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर कम्प्लीटली आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जो चीज़ें पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती हैं, यानी पूरी तरह से घुल जाती हैं, उन्हें बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंसेस। घुलनशील पदार्थ बोलते हैं उन्हें। जैसे कि शुगर, साल्ट एंड वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है? पानी में सोल्यूबल होते हैं। अब कोल, सैंड, कैरोसिन, नेल्स, वुड। कोल मतलब कोयला, सैंड मिट्टी, कैरोसिन मिट्टी का तेल, नेल यानी कोई भी कील वगैरह, वुड लकड़ी, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पानी में घुलती ही नहीं है। दे डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ये सब चीज़ें पानी में नहीं घुलती। द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। और जो चीज़ें पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलती उन्हें क्या बोलते हैं? इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस बोला जाता है, अघुलनशील पदार्थ बोला जाता है। सिमिलरली लिक्विड सच एज मिल्क मिक्सेस विद वाटर क्विकली। कुछ ऐसे लिक्विड हैं जैसे कि मिल्क, ये तो हो गई सब्सटेंसेस की बात, अब हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो पानी में क्विकली डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल, उन्हें बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड, जो पानी के साथ इजीली मिक्सअप हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्सअप नहीं होते, जैसे कि ऑयल, तेल, पेट्रोल, डीजल, तो ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं ना, डिज़ोल्व नहीं होते, चाहे कितना ही हिला लो इन्हें। लिक्विड सच एज ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल डू नॉट मिक्स विद वाटर, दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। जो मिक्स हो जाएं दैट आर मिसिबल लिक्विड्स, एंड जो मिक्स ना हो पानी के साथ वो क्या होते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। अब देखो व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक्स। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं और कुछ डूब जाती है, सिंक हो जाती है। फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब जाना।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ तैरेगी या कौन सी चीज़ डूब जाएगी? नॉर्मली हम देखते हैं जैसे कि पेपर है, तो पेपर पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन अगर हम वहीं कोई कील डाल दें, सुई डाल दें, तो वो तो पानी में डूब जाती है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ कब फ्लोट करेगी यानी तैरेगी या फिर वो पानी में डूब जाएगी? व्हाट फ्लोट्स, क्या तैरेगा, एंड व्हाट सिंक्स, और क्या डूब जाएगा। फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का पानी में तैरना या डूबना डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर, कि वो डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी का मतलब क्या है? आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट होती है ना, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन के बनी होती है। तो वो मॉलिक्यूल अगर टाइटली पैक्ड है तो वो मटेरियल डेंस होगा, मोर डेंस होगा। अगर वो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल लूजली हेल्ड हैं, एक दूसरे के साथ दूर दूर हैं उस सब्सटेंस में, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो अगर वाटर से जिस सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी में डूब जाता है, अगर वाटर से किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कम होती है वो तैरने लग जाता है। तो तैरना या डूबना किसी भी सब्सटेंस का वाटर में वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी रिफर्स टू हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर इट्स साइज। कि डेंसिटी का मतलब है कि वो चीज़ अपने साइज़ के हिसाब से कितनी हैवी है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टोन विल बी हैवियर देन अ रबर। आपको पता है एक स्टोन जो पत्थर है वो एक रबर से हैवी होगा ऑफ द सेम साइज़। अगर आपने एक स्टोन और रबर सेम साइज़ का ले लिया तो आपको पता है स्टोन ऑब्वियसली हैवी होगा। दिस इज़ बिकॉज द डेंसिटी ऑफ स्टोन इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ रबर। क्योंकि स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना बहुत ज़्यादा पास पास है एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं कि स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रबर। द मोलिक्यूल इन अ स्टोन आर पैक्ड मोर टाइटली मेकिंग इट अ डेंस मटीरियल। जो स्टोन के जो मोलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, जो इसे एक डेंस मटीरियल बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, डू यू नो वाई आइस क्यूब फ्लोट इन वाटर। क्या आपको पता है जो आइस क्यूब्स होती हैं, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, वो पानी में क्यों तैरते हैं? क्योंकि जो आइस होती है ना वो लेस डेंस होती है देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में वो लेस डेंस है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स है ना टाइटली पैक्ड नहीं है, वो दूर दूर है, वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूर दूर होते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट फ्लोट्स इन वाटर। इसी कारण आइस की डेंसिटी कम होने के कारण ये पानी में तैरती है यानी फ्लोट करती है। एनी मटेरियल विच इज़ लेस डेंस देन वाटर विल फ्लोट ऑन इट। कोई भी मटेरियल जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो पानी में तैरेगा। बट ए सॉलिड लंप ऑफ मटेरियल सच एज पेपर वेट और अ स्टोन। लेकिन अगर कोई सॉलिड लंप है किसी मटेरियल का, जैसे कि स्टोन हो गया, वो तो पानी में डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ डेंसर, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है पानी से ज़्यादा है। इफ़ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट ओवर द वाटर सरफेस, अगर आप किसी वाटर सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हो यानी फेंक के मारते हो, इट विल डिस्प्लेस सम वाटर। आपको पता है वो कुछ ना कुछ पानी को डिस्प्लेस करेगा। यानी कि अब जैसे कि आपने एक पानी का गिलास भर के रखा, आपने फुल उसको भर रखा है, तो आपने अगर उसके अंदर कोई चीज़ डाली तो उस चीज़ को भी तो अपना स्पेस चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, पानी को बाहर कर देगा। तो वही होता है कि अगर आप पानी की सरफेस पे कोई चीज़ फेंकते हो तो वो कुछ ना कुछ पानी को डिस्प्लेस करेगा ना, अपनी जगह से हटा देगा, क्योंकि उसे भी तो जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। दिस वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर होता है ना वो ऑब्जेक्ट पर कुछ अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अप थ्रस्ट या फिर बायंसी। इस अपवर्ड फोर्स को बोला जाता है अप थ्रस्ट या फिर बायंसी बोला जाता है। इफ़ द बायंसी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये जो अपवर्ड फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट पर ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है, अगर वो
ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल या फिर ग्रेटर है, यानी या तो उसके बराबर। देखो अगर हमें कोई चीज़ उठानी है तो जितना उसका वेट है ऑब्जेक्ट का उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर हम उतना नहीं लगाएंगे तो फिर हम उसे ऑब्जेक्ट को उठा नहीं सकते। वही इसमें केस है कि ठीक है वाटर अपवर्ड फोर्स लगाता है, ऊपर की साइड फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पर। अगर वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल या ग्रेटर है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, तैरेगी, नहीं तो वो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी अगर उससे कम वेट फोर्स लगाया तो। स्टील इज़ अबाउट 8 टाइम्स डेंसर देन वाटर। जो स्टील होती है ना वो 8 गुना ज़्यादा डेंसर है वाटर से। येट ह्यूज शिप्स आर मेड ऑफ स्टील्स। अगर स्टील 8 टाइम्स डेंसर है वाटर से यानी ज़्यादा डेंस है, तो अगर वाटर से इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये तो डूबनी चाहिए ना। लेकिन जो शिप्स होते हैं, जो जहाज़ होते हैं पानी में चलने वाले, फिर भी वो स्टील के बनाए जाते हैं। क्यों? क्या उन्हें ये डर नहीं है बनाने वाले को कि कहीं ये शिप डूब ना जाए? स्टील की बना रहे हैं वो तो। कैन यू गेस व्हाट कुड बी द वेट ऑफ अ शिप? क्या आप गेस कर सकते हो कि एक शिप का वेट कितना होता है? देखो कितना बड़ा शिप होता है और उसका वेट तो बहुत ज़्यादा होगा। क्या आप गैस कर सकते हो? तो ये आप बताना मुझे कितना वेट होगा एक शिप का, अंदाज़ा लगा के। देन हाउ डज़ इट फ्लोट? तो अगर इतना ज़्यादा वेट है स्टील की वजह से शिप का, तो फिर वो फ्लोट कैसे करता है, तैरता कैसे है वो शिप, जहाज़ पानी में? डूब क्यों नहीं जाता? द स्टील इज़ शेप्ड इनटू अ शेल। जो स्टील की शेप है ना वो एक शेल की फॉर्म में बनाई जाती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ विच इज़ अंडर द वाटर, जिसके कारण उसका बहुत ज़्यादा पार्ट वाटर के अंडर होता है यानी नीचे की साइड होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पानी डिस्प्लेस होगा, अपवर्ड थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा जिससे, और वो शिप तैरता रहेगा। क्योंकि अपवर्ड थ्रस्ट बायोंसी ज़्यादा होगी तो वो ऑब्वियसली कुछ किसी भी चीज़ को फ्लोट होने में हेल्प करता है ना, वो अपवर्ड थ्रस्ट। दिस डिस्प्लेसेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ सी वाटर, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सी वाटर डिस्प्लेस होता है। द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ दिस वाटर कीप्स द शिप अफ्लोट। जो अप थ्रस्ट होता है, बायोंसी, जो अपवर्ड फोर्स लगता है, वो क्या करता है कि शिप को तैरने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेजरिंग लिक्विड्स की। लिक्विड्स को मेज़र कैसे किया जाता है, ना मापा कैसे जाता है। ऑल लिक्विड्स लाइक वाटर, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम्स इन टर्म ऑफ लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। सभी लिक्विड्स जैसे कि वाटर, ऑयल, मिल्क, इन सभी को वॉल्यूम से मेज़र किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। ठीक है, इनको इनके वॉल्यूम के हिसाब से मेज़र किया जाता है, और वॉल्यूम्स के टर्म्स में, लीटर्स या फिर मिलीलीटर्स की टर्म्स में। वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, ए लिक्विड और अ गैस। वॉल्यूम क्या दर्शाता है हमें? ये हमें अमाउंट ऑफ स्पेस बताता है जो भी किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उस अमाउंट ऑफ स्पेस को दर्शाता है वॉल्यूम। अब देखो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। लिक्विड्स आर मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर्स। लिक्विड्स को मेजरिंग सिलेंडर्स के द्वारा मेज़र किया जाता है। दीज आर कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास और मेटल्स। ये जो कंटेनर्स होते हैं ना, ये है मेजरिंग सिलेंडर्स। तो ये कंटेनर्स ग्लास या फिर मेटल के बने होते हैं और इनके ऊपर मार्किंग होती हैं जो कि हमें वॉल्यूम इंडिकेट करती हैं लीटर्स या मिलीलीटर में। दीज कंटेनर्स आर मेड ऑफ ग्लास और मेटल विद मार्किंग्स ऑन दैम टू इंडिकेट वॉल्यूम इन लीटर्स एंड मिलीलीटर। ये कंटेनर्स ग्लास या मेटल के बने होते हैं विद मार्किंग ऑन दैम, यानी इनके ऊपर मार्किंग की गई होती है जो कि इनके वॉल्यूम को इंडिकेट करती है। किसकी टर्म में? इन टर्म्स ऑफ लीटर्स एंड मिलीलीटर्स।